हेलो एवरीवन। बोर्ड्स की तैयारी जम के चल रही है ना, राइट। एंड जैसे जैसे आप लोग का रिक्वेस्ट आते जा रहा है कि वन शॉट वीडियो इसका चाहिए, ये वन शॉट वीडियो चाहिए, सारे वीडियोस आपके लिए लेके आ रहा हूँ। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर मोटिवेशन। आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव अ कम्युनिटी ऑफ स्टूडेंट्स लाइक यू, जो लोग बोर्ड्स में इतना अच्छा परफॉर्म करने के लिए तैयार हैं। So without wasting a single moment of yours, I'll move down straight at the topic on redemption of debentures। इस वीडियो को एंड तक बहुत जरूर से देखना। इस छोटे से वीडियो के अंदर में आपका redemption debentures का सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा, सारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, मतलब बहुत सारा सम्स भी इस वीडियो में करेंगे, राइट। पर जरूरत है तो पेपर पेन लेके, मतलब कॉपी लेके बैठना, उसमें सब कुछ नोटिंग जरूर से करते रहना, या आपका टेक्स्ट बुक अगर आपके पास में आप वो लेके बैठ सकते हो ताकि आप अंडरलाइनिंग या मार्किंग कर सको। वीडियो को जहां जहां जरूरत पड़े, कोई भी सम्स में जब मैं स्क्रीन पर दूं, आप वीडियो को पॉज करके मे भी खुद सॉल्व करो उसको, और उसके बाद में वीडियो को प्ले करके उसका सॉल्यूशन देखो, आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। एंड वीडियो को शेयर करना मत भूलो दोस्तों के साथ, हेल्प देम एज वेल। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल नहीं देखा है उनको भी वीडियो शेयर करो, अगर आपको अच्छा लगे तो ही शेयर करना, नहीं तो मत करना, राइट। एंड आस्क देम टू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल। सो हियर वी गो विद रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। दोस्तों, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स होता क्या है? कंपनी के लिए लायबिलिटी है, लोन है, उधार का पैसा है जो कंपनी ने पब्लिक से लिया है। जो भी डिबेंचर लिया है दे आर नोन एज डिबेंचर होल्डर्स। रिडेम्पशन का मतलब रीपेमेंट। भाई उधार का पैसा है तो लौटाना तो पड़ेगा ना, आज या तो कल आपको रिटर्न तो करना है। रिडेम्पशन डिबेंचर का मतलब है सिंपली डिबेंचर्स के पैसे को लौटाना। क्लियर? तो रिडेम्पशन डिबेंचर्स में सबसे पहले अगर अपने बात करते हैं ना कि जर्नल एंट्रीज क्या होती है, राइट। तो वैसे तो थोड़ा सा हवा ही टॉपिक है, उस हवा को साइड करते हैं एक बार। अपने रिडेम्पशन का 2 एंट्रीज ही होता है देखा जाए तो। 2 एंट्री क्या? सबसे पहली जर्नल एंट्री कंपनी के बुक्स में ड्यू फॉर रिडेम्पशन की होती है, डिबेंचर्स ड्यू फॉर रिडेम्पशन। ड्यू फॉर रिडेम्पशन की एंट्री क्या होती है? -% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। बिकॉज डिबेंचर्स कंपनी के लिए लायबिलिटी है, उसका रीपेमेंट का टाइम आ गया है, लायबिलिटी कम हो रही है आपकी, -% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट होगा। कितना से मालूम है? विद द फेस वैल्यू। जितना डिबेंचर्स रिडीम हो रहा है उसका फेस वैल्यू वाला अमाउंट से डेबिट होगा। अगर प्रीमियम पे रिडीम करने का वादा किया हुआ था या प्रीमियम पे रिडेम्पशन कर रहे हैं तो प्रीमियम ऑन redemption of debenture account debit, जितना प्रीमियम देने का वादा है, टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, राइट। किसको हमको ये पैसा देना है? डिबेंचर होल्डर्स को देना है। तो डिबेंचर होल्डर्स क्रेडिट हो जाएंगे विद द अमाउंट ऑफ फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम दोनों मिला करके। एंड नेक्स्ट एंट्री होती है डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट। ये जो अमाउंट यहां पे आप क्रेडिट कर रहे हैं, ये अमाउंट यहां डेबिट हो जाएगी टू बैंक। रिडेम्पशन का सिर्फ ये 2 एंट्री होता है। पहला एंट्री ड्यू फॉर रिडेम्पशन का, और दूसरा जो एंट्री था वो क्या चीज का एंट्री था? पेमेंट का एंट्री था। जस्ट 2 एंट्रीज फॉर रिडेम्पशन डिबेंचर। बस इतना ही है इस चैप्टर में। आप बोलोगे बस इतना ही है, सब झूठ बोल रहे हैं सर, इसमें और भी बहुत कुछ है। हमने स्कूल में सुना था DRR, DRI। यस, होता है। वो कुछ क्लास ऑफ कंपनीज जिनके लिए डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाना सेबी ने, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने कंपल्सरी करके रखा है, उनको DRR क्रिएट करना होता है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स। क्लियर? एंड कुछ कंपनीज को इन्वेस्टमेंट्स भी खरीदना होता है, उसका भी हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे। बट जिन कंपनीज के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है, दोनों ही चीज, कुछ क्लास ऑफ कंपनीज है वो भी हम लोग पढ़ेंगे, किसके लिए एप्लीकेबल है, किसके लिए नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक चीज करते हैं, पहले थ्योरी तो पढ़ेंगे बाद में। जैसे कोई बैंक है, सपोज HDFC बैंक है, SBI बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा, एनी बैंक्स। ये बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जब कोई डिबेंचर इशू करके रखी है, उसका जब रिडेम्पशन होता है ना, उनके लिए डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का भी क्लॉज एप्लीकेबल नहीं है, DRI का भी क्लॉज एप्लीकेबल नहीं है। तो उनके केस में तो कुछ भी नहीं, यही 2 एंट्री होगी ड्यू फॉर रिडेम्पशन की, कहानी खत्म। एंड ऐसा सम्स अगर एग्जाम में आ जाए तो बल्ले बल्ले है अपनी तो, है ना। लेकिन ऐसा क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स का नहीं रहेगा, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का रहेगा, सीधी सी बात है।
इसका बेसिक क्वेश्चन देखो आपके सामने स्क्रीन पे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज आउटस्टैंडिंग 1,10% डिबेंचर्स ऑफ ₹10 ईच। ये ₹1 लाख है नहीं, राइट। 1 लाख 10% डिबेंचर्स है, 10 रुपए ईच का, मतलब टोटल डिबेंचर्स हमारा कितने का हो गया? 10 लाख का। इशूड ऑन 1 अप्रैल 2020, ड्यू फॉर रिडेम्पशन 30 जून 24, पास जर्नल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो आई होप यू अंडरस्टैंड इन द बुक्स ऑफ SBI लिमिटेड। यार फुल मार्क्स स्कोर करना है ना, एग्जाम एक बार ध्यान रखना, आपको जहां जिस चीज का फॉर्मेट बनाना है, फॉर्मेट प्रॉपर्ली बनाना है एंड सब कुछ लिखना है। कैसे? पहले इन द बुक्स ऑफ SBI लिमिटेड, फिर जर्नल, नीचे डेट, पर्टिकुलर्स, LF फोलियो वाला कॉलम लोग भूल ही जाते हैं, क्लास 12 में आगे फिर तो LF भूल जाते हैं। LF कॉलम, डेबिट, क्रेडिट, रुपीस का सिंबल, सब कुछ देना है आपको, राइट। उसके बाद यार अगर अपने इसकी बात करते हैं क्या होगा, इट्स सिंपली ना 10%, मैं फॉर्मेट एंड ऑल ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, आपका टाइम सेव करना है। 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। अमाउंट कितना होगा दोस्तों? 10 लाख। एंड इसके बाद डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 10 लाख। अब एग्जाम में ऑब्वियसली 10L मत लिख दें, 10 लाख पूरा लिखना पड़ेगा, लेकिन बस आ गया 2 नंबर हमारे जेब में, बल्ले बल्ले, राइट। लेकिन इतना नहीं है और ये बहुत कुछ है। ये सिर्फ उन कंपनीज के लिए जिनके लिए DRR या DRI का प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है। ना DRR का प्रोविजंस क्या है? व्हाट इज दिस DRR ऑल अबाउट? कोई भी कंपनी जब रिडेम्पशन स्टार्ट करती है, स्टार्ट वर्ड जब मैं बोलूं इसका मतलब क्या है? डिबेंचर्स का रिडेम्पशन एट इन वन लमसम, एक बार में। कैसे? कंपनी ने मान लो 10 लाख का डिबेंचर इशू किया है, रिडेम्पशन होगा एट द एंड ऑफ 3rd ईयर या एट द एंड ऑफ 4th ईयर, एट द एंड ऑफ 5th ईयर, कभी भी रिडेम्पशन होना है, तो एक बार में रिडेम्पशन होना है, तो वहां तो स्टार्ट और एंड का मतलब ही नहीं है। बट डिबेंचर्स कभी कभी इंस्टॉलमेंट्स में भी रिडेम्पशन होता है। रिडेम्पशन इन इंस्टॉलमेंट का मतलब, कंपनी ने 10 लाख का डिबेंचर इशू किया है, कंपनी ने बोला इनका रिडेम्पशन 2-2 लाख करके 5 साल में पैसा लौटाएंगे। मान लो फर्स्ट चेक एंड में 2 लाख लौटाएंगे, सेकंड एंड में 2 लाख लौटाएंगे, थर्ड एंड में 2 लाख, फोर्थ एंड में 2 लाख, एंड फिफ्थ एंड में 2 लाख, राइट। या मान लो 20 लाख का डिबेंचर इशू किया हुआ, कंपनी ने बोला 2 बार में लौटाएंगे, एक बार 10 लाख, एक बार 10 लाख, व्हाटएवर द कंपनी वांट्स, कंपनी प्रोस्पेक्टस में बता देता है। सेबी गाइडलाइंस क्या बोलता है कि डिबेंचर रिडेम्पशन स्टार्ट होने से पहले, मतलब पहली बार जब आप रिडेम्पशन कर रहे हैं उसके ठीक पहले वाले फाइनेंशियल ईयर के एंड तक आपके पास टोटल डिबेंचर्स का 10%, टोटल डिबेंचर का फेस वैल्यू, राइट, उसका 10% आपके पास में DRR होना चाहिए, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व होना चाहिए। मतलब अब वो क्रिएट करना पड़ेगा। रिजर्व तो क्रिएट करते हैं अपने इंटरनल ट्रांजैक्शन है, कहां से क्रिएट करते हैं? स्टेटमेंट ऑफ PL से, मतलब प्रॉफिट में से रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करना है। मतलब DRR क्रिएट करने का अपने एंट्री बात करें तो एंट्री इज वेरी सिंपल, स्टेटमेंट ऑफ PL डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। अमाउंट कितना का फिर बोल रहा हूं, सपोज आपका टोटल डिबेंचर आउटस्टैंडिंग है 50 लाख का। अब भले ही उसमें से इस साल 10 लाख की रिडीम करना है या 20 लाख की रिडीम करना है, राइट, लेकिन इस साल से पहले वाले साल 31 मार्च के अंदर आपके पास टोटल 50 लाख का 10% DRR हो जाना चाहिए। दैट इज व्हाट द लॉ रिक्वायर्स। बात आया समझ में? तो स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट डेबिट टू DRR कितना? 10%। लेकिन ये सिर्फ उन एंड कंपनीज को क्रिएट करना है, उन कंपनीज को DRR बनाना है जिनके लिए बनाना कंपलसरी है, जरूरी है। देयर आर सर्टेन क्लास ऑफ कंपनीज व्हिच आर एग्जेम्प्ट। नाउ फर्स्ट थिंग, 10% DRR इज मिनिमम अमाउंट। कोई कंपनी चाहे तो उससे बेसिक क्रिएट कर सकता है, दिस इज नथिंग ए फाइनेंशियल प्रूडेंस, बेसिक कर सकता है। बट आप ऐसे स्टूडेंट बेसिक मत कर देना, जितना फेसबुक डिबेंचर आपको 10% ही करना है। बट मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज क्वेश्चन में अगर दिया रहे कि कंपनी के पास पहले से इतना DRR है, अब देखते हो तो 10% से बेसी है, आप बोलोगे क्वेश्चन गलत है। नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं है, 10% से बेसी हो सकता है, बट मिनिमम 10% करना होता है, राइट।
एंड सिर्फ उनको करना है जिनके लिए कंपलसरी है, बट जिनके लिए कंपलसरी नहीं है वो भी चाहे तो कर ही सकते हैं। क्लियर? ये बात ध्यान रखना है, एमसीक्यूज के थ्योरी के लिए बोल रहा हूं आपको मैं। लेकिन कुछ क्लास ऑफ कंपनीज एग्जेम्प्ट है जिनको डीआरआर नहीं करना होता। लिस्ट बहुत लंबा है, बट एक बार रीड आउट करना पड़ेगा मेरे को थ्योरी के लिए, बट बाकी इसका एक शॉर्टकट बता देंगे। फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ कंपनीज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम क्रिएटिंग डीआरआर। पहले आप इसको सुन लो, शॉर्टकट के लिए वीडियो को फॉरवर्ड मत करो, बिकॉज दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट थ्योरी। Following class of companies are exempt from creating DRR. All India financial institutions. Financial institutions किसे कहते हैं? Like Unit Trust of India, UTI, LICI, right? ये सब regulated by RBI. Banking companies बता ही दिए थे आपको अभी। Other financial institutions जो भी Companies Act के सेक्शन 272 के अंदर में आते हैं, क्वेश्चन में बताया हुआ रहेगा, कोई धक्का नहीं है। मेनली अपने को क्या ध्यान रखना? ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग कंपनी, नॉन बैंक फाइनेंस कंपनीज, एनबीएफसी को भी डीआरआर क्रिएट नहीं करना होता है। नॉन बैंक फाइनेंस कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को भी डीआरआर क्रिएट नहीं करना होता है। एंड अदर लिस्टेड कंपनीज, मतलब कोई भी लिस्टेड कंपनी है, चाहे वो लिस्टेड एनबीएफसी हो, चाहे वो लिस्टेड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो, या मान लो कोई भी कंपनी, जैसे मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है, मतलब जिसका शेयर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग होता है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, चाहे वो एनएससी हो चाहे बीएससी, व्हाटएवर, राइट, उनके लिए डीआरआर का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर? लेकिन हमने क्या बोला? बनाने पे रोक नहीं, बट अपने घर से स्टूडेंट नहीं बनाना है, अपने खाली उन सम से बनाएंगे जिसके लिए जरूरी है। सो इसका मतलब क्या है? किसके लिए जरूरी है? बात समझो आप, बहुत छोटा सा एक लाइन में सम अप कर दिया पूरा चीज। ओनली अनलिस्टेड कंपनीज अदर देन एनबीएफसी एंड एचएफसीज आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट डीआरआर। मतलब अनलिस्टेड कंपनी जो कि एनबीएफसी भी नहीं है, एचएफसी भी नहीं है। अब अगर मैं बोलता हूं जैन ट्यूटोरियल्स लिमिटेड, एंड ये स्टॉक में लिस्टेड नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन आ जाए जैन ट्यूटोरियल्स लिमिटेड, बट ब्रैकेट में बोल दे अनलिस्टेड, दैट मीन्स व्हाट? डीआरआर बनाना पड़ेगा। अनलिस्टेड कंपनी है, डीआरआर, लिस्टेड है तो डीआरआर नहीं बनाना है। क्लियर? अब अगर बोल दिया कोई एक एनबीएफसी के नाम दे दिया एंड ब्रैकेट में बोल दिया अनलिस्टेड, हो भले एनबीएफसी है ना, तो डीआरआर नहीं बनाना है। ओनली अनलिस्टेड कंपनीज अदर देन एनबीएफसी एंड एचएफसीज आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ डीआरआर। पहला पार्ट ये समझ में आया। एंड डीआरआर कितना बनाना होता है? बार बार बोल रहा हूं, फेस वैल्यू का 10, टोटल आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स का 10%। कब तक बनाना है? रिडेम्पशन जिस साल स्टार्ट होगा उसके पहले साल 31 मार्च के अंदर आपका डीआरआर बन जाना चाहिए 10%। वो आप इंस्टॉलमेंट में भी बना सकते हैं, भले रिडेम्पशन 5 साल के बाद में करना था, राइट, तो जिस साल करना उसके पहले पहले हो जाना चाहिए। 1 साल में करो, 2 साल में करो, 3 साल में करो, फर्क नहीं पड़ता। और डीआरआर के एंट्री को बता दिए, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर। एक सम्स देखते हैं अपने। आइए, बबीता जी आ गई, राइट। जेठालाल के मन में इनको देखते ही शायद घंटियां बजती हैं ना। आप घंटी मत बजाइए प्लीज, आप पहले, आपके लिए एग्जाम का घंटी बज चुका है, आप एग्जाम के घंटे पे ध्यान दीजिए। आप बबीता लिमिटेड एंड अनलिस्टेड नॉन एनबीएफसी और एचएफसी, अनलिस्टेड कंपनी भी है एंड ब्रैकेट में साफ मेंशन कर देगा एग्जाम, ये नॉन एनबीएफसी भी है, ये एचएफसी भी नहीं है। इसका मतलब क्या? डीआरआर एप्लीकेबल है। हैज आउटस्टैंडिंग 10,000 7% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, रिडीमेबल एज फॉलोज। 5,000 डिबेंचर्स 31 मार्च, 2,500 डिबेंचर्स 31 मार्च, ये 22 में था, 23 में था, एंड बैलेंस ऑन 31 मार्च 2024। तो 10,000 में से 5,000 2500 गया, बैलेंस कितना बचा? 2500। डीआरआर कंपनी के पास कितना होना चाहिए बिफोर ईच रिडेम्पशन? तो बिफोर से मतलब ही नहीं है। डीआरआर हमारे पास में हमको कितना बनाना है पहले बताइए। हमको रिडेम्पशन 31 मार्च 22 को करना है ना, तो डीआरआर क्रिएट कब तक हो जाना चाहिए? 31 मार्च 21 या उसके पहले, ऑन और बिफोर दिस डेट। एंड कितना होना चाहिए? 10,000 डिबेंचर है, 100 रुपये का, तो 10 लाख का है, 10 लाख का 10%, हमारे पास डीआरआर कितना हो जाना चाहिए? 1 लाख रुपए का डीआरआर हमारे पास में 31 मार्च 2021 से उसके पहले पहले हो जाना चाहिए। अब डीआरआर को लेकर के एक और प्रोविजन है सेबी का, कि जैसे जैसे आपका रिडेम्पशन होते जा रहा है, अगर आप इंस्टॉलमेंट्स में रिडेम्पशन कर रहे हैं, अगर पूरा एक साथ में कर रहे हैं ना, तब तो जिस दिन रिडेम्पशन होगा उस दिन पूरा डीआरआर का बैलेंस को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना है।
डीआरआर के बैलेंस को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना, मतलब डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। एंड अगर आप इंस्टॉलमेंट्स में रिडीम कर रहे हैं तो बहुत सीधी सी बात दोस्तों, जिस साल जितना डिबेंचर रिडीम कर रहे हो ना, उसका फेस वैल्यू का 10%, बिकॉज उसका फेस वैल्यू का 10% तो बनाया था ना आपने, अपने टोटल का 10% बनाया था। तो इस साल जितना डिबेंचर का रिडेम्पशन हो रहा है उसका 10% डीआरआर टू जनरल रिजर्व, मतलब डीआरआर को डेबिट कर देंगे, मतलब उसको कम कर दे उतना पैसे, उतना रुपये जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दे रहे हैं। बात आया समझ में? क्या मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमारा रिडेम्पशन इंस्टॉलमेंट में हो रहा है ना। पहली बात तो 31 मार्च 22 को रिडेम्पशन स्टार्ट हो रहा है, तो 31 मार्च 21 या उसके पहले पहले डीआरआर में इतना रुपया हो जाना चाहिए। इसका तो एंट्री मालूम है आपको क्या होता है, इसकी तो एंट्री इज व्हाट, स्टेटमेंट ऑफ पीएल टू डीआरआर 1 लाख। अब जब जब रिडेम्पशन हो रहा है, मतलब क्या 31 मार्च 22 को आपका जब रिडेम्पशन हो रहा है 5000 डिबेंचर, मतलब 5 लाख का, तो हमारी एंट्री दैट इज ऑन 31 मार्च 2022, ये वाली एंट्री डीआरआर टू जनरल रिजर्व जो है, डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, 5 लाख का रिडीम किए, उसका 10% कितना, 50,000, राइट। नेक्स्ट 31 मार्च 23 को आप क्या करोगे, सेम एंट्री रिपीट करोगे, लेकिन कितना रुपया से, 25,000 से, बिकॉज आप 2.5 लाख का डिबेंचर रिडीम कर रहे हैं। एंड अगेन बैलेंस ऑन 31 मार्च 24, दैट मीन्स 31 मार्च 24 को अगेन सेम अमाउंट 25,000 का एंट्री पास हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? डीआरआर को लेके यही 2 बातें बस, कि रिडेम्पशन पहली बार स्टार्ट होने से पहले टोटल डिबेंचर्स का 10% हमको स्टेटमेंट ऑफ पीएल टू डीआरआर करना है, एंड जब जब रिडेम्पशन होगा उस साल डीआरआर से जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे हम, जितना डिबेंचर रिडीम है उसका फेस वैल्यू का 10%। इजी, हवा खत्म हो रही है धीरे धीरे, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। अब उसके बाद नेक्स्ट एक और प्रोविजन है विद रेस्पेक्ट टू क्रिएशन ऑफ डीआरआई, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? डीआरआई क्या होता है? अगेन कुछ क्लास ऑफ कंपनीज के लिए है। क्या है पहले बताते हैं कि कंपनी को डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, कुछ इन्वेस्टमेंट्स खरीद के अपने पास में रखना है, एंड वो डिबेंचर्स स्पेसिफिकली सिर्फ रिडेम्पशन के पर्पस के लिए ही यूज किए जाएंगे, मतलब बेचे जाएंगे। मतलब उन इन्वेस्टमेंट्स को कंपनी कोई और काम में यूज नहीं कर सकता, उस पैसे को कंपनी कहीं और यूज नहीं कर सकता है, राइट। उन डिबेंचर का नाम ही रहेगा डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, चाहे वो बॉन्ड्स खरीद रहे हैं, आप कुछ भी खरीद रहे हैं, क्लियर। तो डीआरआई इन्वेस्टमेंट खरीदने की एंट्री तो जानते हो यार, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक होता है, तो बेसिकली हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगी। लेकिन कितना खरीदना है, कब खरीदना है? एक फाइनेंशियल ईयर में, आप चाहे तो नोट कर लेना इसको, एक फाइनेंशियल ईयर में जितना डिबेंचर्स रिडीम होना है उसका फेस वैल्यू का 15%, फेस वैल्यू का 15%, जितना डिबेंचर्स रिडीम होना है उसका फेस वैल्यू का 15% हमको इन्वेस्टमेंट्स खरीदना है। कब खरीदना है? विद इन 30th अप्रैल ऑफ दैट ईयर, विद इन 30th अप्रैल, मतलब फाइनेंशियल स्टार्ट होने के पहले महीने में। आप 1 अप्रैल को खरीद लो, 10 अप्रैल को खरीदो, 30 अप्रैल को खरीदो, कभी भी। हाँ, एज अ स्टूडेंट एग्जाम में अगर मेंशन नहीं किया रहे आप कब खरीदोगे, 30th अप्रैल को खरीदोगे आप, क्लियर। कितना खरीदोगे, फिर रिपीट कर रहा हूं, 15%। इस साल जितना डिबेंचर रिडीम होना है उसका 15% खरीदने की एंट्री क्या होगा, डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक, पहला बात। लेकिन कुछ कंपनीज के लगते हैं नहीं है, इस डीआरआई को कैसे आगे बेचते हैं, क्या करते हैं, अपने को वो समझना है। फॉलोइंग कैटेगरीज कंपनीज आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम मेकिंग डीआरआई, किसके लिए नहीं है कंपल्सरी, कौन कौन एग्जेम्प्टेड है? ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटेड बाय आरबीआई एग्जेम्प्टेड है, बैंकिंग कंपनी एग्जेम्प्टेड है, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एग्जेम्प्टेड है। मतलब लिस्टेड कंपनीज के लिए जरूरी है, मतलब एनबीएफसीज के लिए भी ज़रूरी है, एचएफसीज के लिए भी ज़रूरी है, अनलिस्टेड कंपनीज के लिए भी ज़रूरी है, क्लियर। लिस्टेड कंपनी मतलब कोई एनबीएफसी है,
कोई एनबीएफसी है अगर एंड वो लिस्टेड है, उसको भी डीआरआई खरीदना पड़ेगा, अनलिस्टेड कंपनीज को भी खरीदना पड़ेगा। ये पार्ट क्लियरली मेंशन्ड आपको कि लिस्टेड कंपनीज को डीआरआर तो नहीं क्रिएट करना होता है, बट उनको डीआरआई तो खरीदना पड़ेगा। कितना? 15%। अब ये जो डीआरआई खरीदते हैं ना सर, करते हैं क्या है कि जब डिबेंचर्स रिडीम हो जाएगा तो डीआरआई को सेल कर देते हैं। जब डिबेंचर्स का रिडेम्पशन का डेट होता है ना, तब डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट्स को सेल कर देते हैं। या सेल करने की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, उल्टा एंट्री पास हो जाएगा जब डिबेंचर्स रिडीम हो जाएगा तब। बट थोड़ा सा प्रॉब्लम अराइज होता है जब डिबेंचर्स थोड़ा थोड़ा इंस्टॉलमेंट्स में रिडीम करते हैं ना, तब डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अभी बेचेंगे, फिर नेक्स्ट ईयर थोड़ा रिडीम करना है, फिर खरीदेंगे। ऐसा नहीं होता है। उसको लेके थोड़ा सा चीज को समझना है आपको कि कब कितना खरीदेंगे और कब कितना बेचेंगे। हम लोग आते हैं उसके ऊपर एक इलस्ट्रेशन में। पहले डायरेक्ट इलस्ट्रेशन के थ्रू अपने इसको करेंगे। क्लियर? सो इस समय क्या देख रहे हो आप? जेठालाल आ गए हमारे, राइट? जेठालाल हैड 10,000, जेठालाल लिमिटेड हैड 10,007% debentures with 100 each outstanding for redemption as on 1st April 17, right? As on 1st April 17, and these debentures are to be redeemed as follows: 31st March 21 को redeem होना है 15%, 31st March 22 को redeem होना है 20%, 23 में redeem होना है 25%, 24 में redeem होना है 40%। क्या मतलब है? 10,000 डिबेंचर्स है 100 रुपये ईच का, मतलब कितना? टोटल डिबेंचर 10 लाख का है, मतलब आपका 1.5 लाख का डिबेंचर्स का रिडेम्पशन होना है ऑन 31st मार्च 21। 2 लाख रुपया का डिबेंचर्स का रिडेम्पशन होना है इस दिन। 2.5 लाख का डिबेंचर का रिडेम्पशन होना है 31st मार्च 23 एंड 31st मार्च 24 को। 4 लाख फेस वैल्यू का डिबेंचर्स का रिडेम्पशन होना है। क्वेश्चन पूछा क्या? डिटरमाइन द अमाउंट द कंपनी शुड इन्वेस्ट और हैव बैलेंस इन डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट फॉर ईच रिडेम्पशन। क्लियर? कि कंपनी के को कितना इन्वेस्ट करना चाहिए या कितना बैलेंस इसके पास डीआरआई में होना चाहिए फॉर ईच रिडेम्पशन, और कब तक ये अमाउंट इन्वेस्ट हो जाना चाहिए या कब इसके पास में कितना बैलेंस होना चाहिए, ये पूछा है। क्लियर? ये अपने को समझना है अच्छे से। तो 31st मार्च 21 को रिडेम्पशन जब 1.5 लाख का होना है तो अपने पास ऑन और बिफोर बेसिकली अपने को क्या करना है फिर 30/4/2020 तक हमारे पास में इन्वेस्टमेंट्स कितना होना चाहिए? 1,50,000 का रिडीम करना है तो उसका 15%, दैट मीन्स 22,500। 22,500 का इन्वेस्टमेंट्स हम लोग क्या करेंगे? 30/4/20 को खरीद लेंगे। अब 31 मार्च 22 को जब रिडेम्पशन 2 लाख का होना है, इसका मतलब क्या मालूम है? दैट 30/4/2021, बिकॉज इस फाइनेंशियल ईयर, ये फाइनेंशियल ईयर 1/4/21 से लेकर 31 मार्च 22 तक है। क्या बताए थे? एक फाइनेंशियल में जितना रिडेम्पशन होना है उसी ईयर 30 अप्रैल के अंदर अंदर टोटल नॉमिनल वैल्यू का 15% डीआरआई होना चाहिए आपके पास। तुम्हारे पास 22,500 का डीआरआई था, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट ने खरीद लिया था। इसको ना हम लोग जब पहला बार जब रिडेम्पशन हो रहा है 1.5 लाख के डिबेंचर्स का, तब इसको सेल नहीं करेंगे, इसको रखे रहेंगे अपने पास। राइट? क्यों रखे रहेंगे? बिकॉज नेक्स्ट टाइम 2 लाख का 15% कंपनी के पास में डीआरआई होना कितना चाहिए? 30,000 का होना चाहिए। 30,000 का बैलेंस इन डीआरआई होना चाहिए, लेकिन कंपनी के पास ऑलरेडी 22,500 का है, तो कंपनी क्या करेगा? माइनस 22,500 मतलब फर्दर परचेज कितना करेगा? 7,500 का परचेज करेगा। कब परचेज करेगा? 30/4/21 को। लॉजिक समझ में आ रहा है? उसके बाद
31 मार्च 23 को रिडेम्पशन 2,50,000 का होना है, तो 22-23 वाला फाइनेंशियल ईयर आ गया, मतलब 30/4/22। तो कंपनी के पास DRI कितना होना चाहिए? होना तो चाहिए 2,50,000 का 15%, दैट मीन्स 37,500। हाँ या ना? इतना होना चाहिए, इतना बैलेंस होना चाहिए। लेकिन पहले से हमारे पास में कितना पड़ा है? 30 जगह पड़ा है, तो हम लोग इस डेट को कितना परचेज कर लेंगे? 7,500 का और खरीद लेंगे, तो हमारा काम हो जाएगा कि पहले वाला हमने बेचा नहीं, हमारे पास में रखे रखा है उसको। उसके बाद मार्च 24, तो 23-24 वाला ईयर हो गया। 31/4/23 को हमको कितना खरीदना है? 4 लाख का 15%। टोटल होना चाहिए हमारे पास में 60,000, इतना होना चाहिए। लेकिन हमारे पास ऑलरेडी पहले से 37,500 का पड़ा है, क्यूमुलेटिव इतना पड़ा हमारे पास। तो हमको बैलेंस क्या करना होगा? 22,500 का हम और परचेज कर लेंगे। इसका मतलब ऑन डिफरेंट डेट्स हम खरीदेंगे कितना? 30/4/23 को हम खरीदेंगे 22,500 का, 2022 में हम खरीदेंगे 7,500 का, 30/4/21 को हम खरीदेंगे 7,500 का, और 30/4/20 को हम खरीदेंगे 22,500 का। DRI का ये कॉन्सेप्ट होता है। आई होप इट्स क्लियर। तो इसमें तो इस इलस्ट्रेशन में क्या था ना कि हर साल हम जो रिडेम्पशन कर रहे थे वो अमाउंट हमारा बढ़ते जा रहा था, तब तो ठीक है, हम एडिशन और खरीदते गए। बट अगर कभी हम ज़्यादा का रिडेम्पशन कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट ईयर कम का रिडेम्पशन कर रहे हैं, तो क्या होगा वो हम लोग देखते हैं अगले इलस्ट्रेशन में। आ गए चंपकलाल, राइट, चंपकलाल लिमिटेड। इसमें देखो क्या हो रहा है कि 1/4/16 को इशू किया था 20,000 डिबेंचर्स, 100 रुपया ईच का, मतलब टोटल डिबेंचर हमारा 20 लाख का है। रिडीमेबल एज अंडर ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 20, 15%, दैट मीन्स फेस वैल्यू 3 लाख का रिडेम्पशन होगा, यहाँ फेस वैल्यू 5 लाख का रिडेम्पशन होगा, यहाँ फेस वैल्यू 15% मतलब 3 लाख का रिडेम्पशन होगा, यहाँ रिडेम्पशन 5 लाख का होगा, और यहाँ रिडेम्पशन 4 लाख का होगा। क्लियर? इस तरह से रिडेम्पशन हो रहा है। मतलब पहला साल जब आप रिडेम्पशन करना, अपने को तो बेसिकली ये खोजना है हाउ मच मिनिमम इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट शुड बी मेड बाय चंपकलाल लिमिटेड एज कंपनीज एक्ट बिफोर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ऑल्सो स्टेट व्हेन इट शुड बी मेड। कब कब कितना कितना इन्वेस्टमेंट्स खरीदना है। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप डेफिनेटली ले लेना, ठीक है ना। मुझे स्क्रीन से क्वेश्चन को हटाना पड़ेगा ना। सबसे पहली बार जब आप रिडेम्पशन कर रहे हैं 31 मार्च 21, तो 31 मार्च 21 को जब आप रिडेम्पशन कर रहे हो तो 30/4/19 को आपको इन्वेस्टमेंट्स कितने का खरीदना है? 3 लाख का 15%, दैट मीन्स हाउ मच? 45,000 का आपको परचेज करना होगा। ये बात क्लियर है? नाउ नेक्स्ट ईयर मतलब 31 मार्च 21 को जब 5 लाख का रिडेम्पशन करना है, तो 30/4/2020 को 5 लाख का 15%, आपके पास में इन्वेस्टमेंट्स होना चाहिए 75,000 का, लेकिन आपके पास तो ऑलरेडी 45 का रहेगा, तो आपको फर्दर कितना खरीदना है? 30,000 का परचेज करना है ऑन 30/4/20 को। ये पार्ट तो क्लियर होगा। अब जो नया चीज सीखना है, ये तो लास्ट सम में था, अब नया चीज जो सीखना है कि नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 22 को जब आपको रिडेम्पशन 3 लाख का ही करना है, तो 3 लाख का 15% आपको इन्वेस्टमेंट्स कितने का चाहिए? खाली 45 का। लेकिन 30/4/20 को आपने अपने पास से खरीद लिया था, 30 का टोटल कितना हो गया आपके पास? 75 का बैलेंस हो गया DRI में,
डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट बैलेंस 75 का हो गया। अगले साल आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए खाली 45 का। तो मालूम है क्या होगा इस केस में? इस केस में 31 मार्च 21 आपको मालूम है ना 30/4/22 को तुम्हारे पास है बैलेंस 45 का होना चाहिए। 30/4/22 को तुम्हारे पास बैलेंस 45 का होना चाहिए, लेकिन तुम देख रहे 31 मार्च 23 को तुम्हारे पास बैलेंस कितने का है? 75 का है। बैलेंस रखना कितना है तुमको? 45। तो तुम्हारे पास में 30,000 रुपये का एक्स्ट्रा है। ये आप क्या करोगे? सेल कर दोगे। सेल का डेट ध्यान से नोट करना, समझना, वो 31 मार्च 21 को। अगर सम्स में कुछ और नहीं बोलता है तो आप ये करोगे। ध्यान से देखो इसको। आप आता है समझ में? इसका मतलब क्या है कि जब आप 2022 का बात कर रहे हैं कि 22 में जब रिडेम्पशन होना है, इसका मतलब 30/4/22 को नो परचेज नो सेल। बात समझ में आ रहा है? 30/4/21 30/4/21 आई एम सॉरी 30/4/21 को नो परचेज नो सेल। क्यों? क्योंकि 31 मार्च 21 को हमने बैलेंस हमारे पास में 30 रख लिया, जो कि हमको रिक्वायर्ड था। क्लियर? हमने 45 का बैलेंस रख लिया कि 30 का हमने सेल कर दिया, तो 45 का बैलेंस रह गया हमारे पास में। 45 का बैलेंस रिक्वायर्ड था अपने को। ये वाला पार्ट क्लियर है ना? क्योंकि 31 मार्च 22 को जब रिडेम्पशन करना है हमको 3 लाख का, वापस रिपीट कर रहा हूं, तो हमको बैलेंस चाहिए 45 का। बैलेंस कब चाहिए? 31 अप्रैल 2021 तक बैलेंस 45 का होना चाहिए। हमने क्या किया था? पिछला ईयर एंडिंग 31 मार्च 21 को हमने 30 का बेच दिया था। बैलेंस कितना बचा था? 45। अब याद रखिए बैलेंस हमारे कितना है? 45 का बैलेंस है। ड्यूरिंग ईयर एंडिंग 31 मार्च 23 हमको रिडेम्पशन 5 लाख का करना है, तो 5 लाख का 15%। तो हमारे पास में बैलेंस कितना होना चाहिए? 75 होना चाहिए। लेकिन हमारे पास बैलेंस अभी कितने का बचा हुआ है? खाली 45 का। तो बात समझो, 30/4/22 को हमारे पास में बैलेंस होना चाहिए 75 का, लेकिन हमारे पास एग्जिस्टिंग बैलेंस तो खाली 45 का बचा था ना। तो 30,000 का हमको क्या करना पड़ेगा? परचेज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि इस बार 30/4/22 को हम 45,000 तो एग्जिस्टिंग है, चाहिए 75, तो हम परचेज कितने का करेंगे? 30,000 का। लेकिन अब देखो नेक्स्ट 31 मार्च 24 वाले ईयर में रिडेम्पशन आपको कितने का करना है? 4 लाख का। तो 4 लाख का 15% कितना होता है? 60,000। मार्च 24 वाला ईयर मतलब 23-24 वाले ईयर में आपको इन्वेस्टमेंट रखना है 60,000। कब? 30/4/23। लेकिन तुम्हारे पास में एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स कितने का हो गया? ये परचेस करने के बाद में तो 75 का हो गया ना। तो याद है कैसे बताए थे? 31 मार्च 23 को आपके पास इन 75 का इन्वेस्टमेंट्स है, बट रिक्वायर्ड कितना है? ये तो हो गया बैलेंस इन डीआरआई। बैलेंस इन डीआरआई इतना है और रिक्वायर्ड तो हमको इतना ही है। तो आप क्या करोगे? 15,000 का सेल कर दोगे। सेल कब कर रहे हो आप? 31 मार्च 23 को। सो दैट ऑन 30 अप्रैल 23 की बात करें तो कोई और परचेज नहीं करना है, कोई सेल नहीं करना है। क्लियर? तो आपके पास अब इन्वेस्टमेंट्स कितने का है? 60,000 का। और ये 60,000 का इन्वेस्टमेंट्स जब आप लास्ट में जब रिडेम्पशन कर रहे हैं, कब? 31 मार्च 24 को, तब आप
60,000 का इन्वेस्टमेंट्स को पूरा सेल कर दोगे। कब करोगे? 31 मार्च 24 को। कितने का सेल करोगे? 60,000 का। सेल करने का एंट्री तो को मालूम है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई, या जब परचेज करते तब एंट्री क्या होता है? डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक। अभी खाली आपको इन दो इलस्ट्रेशंस में क्या समझाए ये बाप बेटा वाले इलस्ट्रेशन में कि कब कब कितना कितना खरीदना है या कब कितना बेचना है वो हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं। डेट एंड अमाउंट क्लियर है। कमिंग डाउन टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, मेहता लिमिटेड एंड अनलिस्टेड कंपनी ही मेंशन कर दिया है। एंड नॉन एनबीएफसी, एचएससी मतलब एनबीएफसी भी नहीं, एचएफसी भी नहीं है, मतलब आपको ये ध्यान रखना है डीआरआर और डीआरआई दोनों प्रोविजन एप्लीकेबल हैं। हैज 3010% debentures of which 100 each outstanding as on 31st March 23. These debentures are due for redemption 31st March 24. 31 मार्च 23 को कंपनी के पास ऑलरेडी इतना डिबेंचर्स है आउटस्टैंडिंग, इनका रिडेम्पशन अगले साल 31 मार्च 24 को होना है। द डीआरआर हैज अ बैलेंस ऑफ 10,000 ऑन 31 मार्च 23। पास जर्नल एंट्रीज टू कंप्लीट द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। हमारे पास में डीआरआर बैलेंस कितना है? 10,000 यार। लेकिन हमको ना डीआरआर में बैलेंस चाहिए कितना? 3 लाख रुपया का डिबेंचर है, उसके ऊपर 10% डीआरआर होता है, तो डीआरआर का बैलेंस होना तो चाहिए 30,000 रिक्वायर्ड डीआरआर, हाँ या ना? एंड कब होना चाहिए? जिस दिन रिडेम्पशन होना उसके पहले वाले 31 मार्च तक। रिडेम्पशन 24 में होना तो उसके पहले वाले 31 मार्च ये है, उस दिन हमारे पास ऑलरेडी डीआर में इतना बैलेंस है, तो उस दिन हमको डीआरआर में ट्रांसफर करना होगा कितना? 20,000। कितना का ट्रांसफर करना होगा? 20,000, कि 30 रिक्वायर्ड है, 10 तो ऑलरेडी है। तो जर्नल एंट्रीज ऑब्वियसली पूरा फॉर्मेट ड्रॉ करोगे आप, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपने सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा डेट क्या होगा? 31 मार्च 2023। क्या होगा? स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, अमाउंट कितना होगा? 20,000। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 30 ट्रांसफर नहीं करना आपने को, ट्रांसफर कितना करना है? 20, कि 10 तो ऑलरेडी है हमारे पास। नरेशन देना होगा बीइंग द बैलेंस अमाउंट ऑफ डीआरआर क्रिएटेड। क्लियर? इसके बाद अब सिंस रिडेम्पशन 31 मार्च 24 को होना है, तो 30/4/2023 को आपको डीआरआई डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट्स खरीदना होगा। आपका टोटल डिबेंचर्स अब याद रखिए 30 लाख का था, सारा एक साथ रिडेम्पशन होना है, तो 30 लाख का जो टोटल रिडेम्पशन होना है उसका 15%, दैट इज 13 लाख। सॉरी, नॉट 30 लाख, सॉरी, that was 3 lakhs। $3 लाख का 15%। डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट्स हमको कितने का खरीदना है? 45,000 का अपने को खरीदना है। कब खरीदना है? 30/4/23 को खरीदना है। तो हमारी एंट्री क्या पास होगी? एंड ऑब्वियसली शॉर्ट फॉर्म सब एग्जाम में यूज नहीं, फुल फॉर्म्स यूज करेंगे। अभी 1 शॉट वीडियो है इसलिए लिख रहा हूँ शॉर्ट में। डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना अमाउंट होगा? 45,000। एंड ये कब खरीद रहे हैं आप? 30/4/2023 को खरीद रहे हैं आप। अब हमारी बाकी सारी एंट्रीज की डेट क्या होगी? अब 31 मार्च 2024 ये डीआरआई खरीदे थे, इसको आप बेच देंगे, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई। नरेशंस देना होगा, बिना मतलब मार्क्स नहीं वेस्ट जाए, 80 में 80 लाना है। कॉपियों की फुल प्रूफ होनी चाहिए। बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड, अब इतना सा लिखिए चलेगा बट लिखना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट्स बेच दिया आपने। अब इसके बाद सब सेम डेट। डिबेंचर्स का ड्यू फॉर रिडेम्पशन का एंट्री, आपका डिबेंचर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? क्वेश्चन फॉलो कीजिए आप। 10%, तो 10% डिबेंचर्स
अकाउंट डेबिट एंड दिस आर नॉट रिडीमेबल एट एनी प्रीमियम, प्रीमियम का बात था ही नहीं। 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, अमाउंट कितना 3 लाख, बीइंग डिबेंचर्स ड्यू फॉर रिडेम्पशन। उसके बाद डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 3 लाख बीइंग अमाउंट पेड टू द डिबेंचर होल्डर्स, राइट। डीआरआर क्रिएट किया हुआ है, उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना होगा क्योंकि इस डिबेंचर का सारा रिडेम्पशन हो गया, तो जितना डीआर में बैलेंस है पूरा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, अमाउंट 30,000, इसका भी नरेशन रहेगा एंड शॉर्ट फॉर्म्स यूज नहीं करना है आपको। क्लियर? ये आपका सोल्यूशन हो गया पूरा कंप्लीट। क्लियर? जनरल का फॉर्मेट ड्रॉ करना है यार प्लीज, सब कुछ लिखना, डेबिट क्रेडिट इन द बुक्स ऑफ एवरीथिंग। क्लियर? मूविंग नाउ टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन फॉर यू, लेट अस बी वेरी क्विक। आ गई अंजलि भाभी। अंजलि लिमिटेड लिस्टेड कंपनी, मेक श्योर लिस्टेड कंपनी है, राइट तो लिस्टेड कंपनी है तो क्या करना है, डीआरआर तो नहीं बनाना है बट डीआरआई तो जरूर खरीदना अपने को। इशूड 50,000 10% डिबेंचर्स विद 10 ईच, 50,000 डिबेंचर्स है, 10 रुपीज ईच का है, मतलब 5 लाख। ऑन 1 अप्रैल 2023, रिडीमेबल एट पार ऑन 30 जून 2024। द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 55,000 डिबेंचर्स, ज़्यादा का मिला है, प्रो राटा अलॉटमेंट किया था सारे डिबेंचर होल्डर्स को। वे रिडीम ऑन द ड्यू डेट, इन्वेस्टमेंट्स मेड इन 1 अप्रैल फाइनेंशियल ईयर। इन्वेस्टमेंट्स कब हुआ है, 1 अप्रैल। अब जब डेट दे दिए तो 1 अप्रैल करना, हमने क्या कहा था 30 अप्रैल के अंदर अंदर करना है। कंपनी ने 1 अप्रैल किया, कोई दिक्कत नहीं है। डेट नहीं बताता तो अपने सोल्यूशन में डेट 30 अप्रैल देते, बट यहाँ पे तो डेट 1 अप्रैल रहेगा। क्लियर? उसके बाद पास जर्नल इंटरेस्ट रिगार्डिंग इशू रिडेम्पशन डिबेंचर्स, इशू दैट इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर 31 मार्च एवरी इंटरेस्ट पेमेंट का इंटरेस्ट भी करना है। लास्ट समय नहीं किए थे अपने क्योंकि बोला नहीं था, यहाँ बोला है तो हमको इंटरेस्ट का इंटरेस्ट भी करना होगा। इंटरेस्ट एंड डिबेंचर्स का इंटरेस्ट इशू डिबेंचर्स वाले वीडियो में किया हुआ है, जो कि ऑलरेडी आपके लिए वन शॉट वीडियो उसका भी लाया हुआ है चैनल पे, वो जरूर से देखना अगर नहीं देखा हुआ है तो। राइट, इस सम्स को खुद सॉल्व करो पहले तो आई थिंक बेटर रहेगा। खुद सॉल्व करने से क्या होगा, आपका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वीडियो को पॉज करके पहले आप खुद सारी एंट्रीज को फेयरली सॉल्व करो, राइट, एंड उसके बाद वीडियो को प्ले करके सोल्यूशन से चेक करना। यही आपको लाइव क्लास का फीलिंग मिलेगा, जैसे कि आप मेरे सामने बैठ के पढ़ रहे हो। राइट, खुद करो फिर सारा करेक्शंस आपके सामने मैं लेके आऊंगा। क्लियर? पॉज द वीडियो। यो हो गया। अब आप अपने एंट्रीज चेक करो। सबसे पहले 1 अप्रैल को जो डिबेंचर इशू किए, इशू डिबेंचर्स के एंट्रीज ऑलरेडी इशू डिबेंचर वाले वीडियो में कराया हुआ आपको, आपने किया होगा सही। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 5,50,000, क्योंकि 55,000 डिबेंचर का एप्लीकेशन आया था 10 रुपए ईच करके। अब भले ही प्रो राटा अलॉटमेंट हुआ है, उससे फर्क थोड़ी पड़ता है क्योंकि सारा पैसा तो एक साथ लिए हैं, राइट, तो सारा पैसा मिल चुका। भले ही प्रो राटा अलॉटमेंट हुआ हो, एक्स्ट्रा जो 5,000 का उनका तो पैसा रिफंड ही किया होगा आपने। इसीलिए सेकेंड एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5,50,000 टू 10% डिबेंचर्स 5 लाख एंड टू बैंक हो जाएगा दोस्तों 50,000। क्लियर? अगर इनमें से कुछ भी रॉन्ग हो रहा है, रेड कलर का पेन से, ग्रीन पेन से आप अपना करेक्शन करो ताकि रिवीजन के टाइम में आपको याद रहेगा, यस यार ये गलत हुआ था मेरा। अब इंटरेस्ट का इंटरेस्ट करना है। इंटरेस्ट कंपनी ने बोला था कि एनुअली पे होता है ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, तो 1/4/23 को डिबेंचर इशू किए तो 31 मार्च 24 को डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर 5 लाख का जो फेस वैल्यू है उसका 10% 50,000 बीइंग इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर्स, नरेशंस देना होगा आपको। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, नेक्स्ट एंट्री क्या चीज की, पेमेंट की, बीइंग अमाउंट पेड टू द डिबेंचर होल्डर्स या बीइंग इंटरेस्ट पेड टू द डिबेंचर होल्डर्स। उसके बाद नेक्स्ट, सिंस 30 जून 24 को रिडेम्पशन होना है, अप्रैल में हमको 15% इन्वेस्टमेंट्स खरीदना था, दैट इज 75,000 एंड 1 अप्रैल को ही खरीदे हैं, कुछ में मेंशन कर दिया था, तो 1 अप्रैल को ही आपने इन्वेस्टमेंट खरीद लिया। डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। बार बार बोल रहा हूं, आवाज एग्जाम में आपके कानों में गूंजनी चाहिए कि शॉर्ट फॉर्म्स यूज नहीं करना है।
डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। आप मत बोलना सर पका रहे हैं आप, एग्जाम में एक आवाज अब कान में गूंजनी चाहिए, कहीं भी शॉर्ट फॉर्म यूज के मार्क्स कट जाएगा हमारा। डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट बैंक 35,000। फिर 30 जून 24 का डेट आ गया, 30 जून 24, अभी 3 महीना का इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। उसके बाद इन्वेस्टमेंट जो किया हुआ था बेचोगे आप, ये तो 3 महीने का इंटरेस्ट ड्यू किए, 3 महीने का इंटरेस्ट पे कर दिए। जो इन्वेस्टमेंट्स खरीदा हुआ था वो भी 30 जून को बेचे, ये सारा इंटरेस्ट कब तक हो रहा है 30 जून। डीआरआई खरीदना नहीं था, डीआरआर क्रिएट नहीं करना था क्योंकि लिस्टेड कंपनी है। अब डिबेंचर्स का ड्यू फॉर रिडेम्पशन 10% डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर्स एंड फिर का पेमेंट डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, दैट्स इट। और डिबेंचर इंटरेस्ट को क्लोज करते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएल में ट्रांसफर करके, वो इंटरेस्ट आप एड ऑन कर सकते हो स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट। क्लियर, वो कर देना चाहिए ऑन अ सेफर साइड। क्लियर, सो ये हो गया अपने कंप्लीट सम्स। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम। अंजलि भाभी तो वापस आ गई। अंजलि लिमिटेड लिस्टेड एनबीएफसी। बात समझिएगा, दो चीजें हैं यहां पे, लिस्टेड भी है और एनबीएफसी भी है। फटाफट एक रिकैप कीजिए दैट इस केस में क्या होता है कि लिस्टेड एनबीएफसी है तो डीआरआर तो नहीं क्रिएट करना है, बट आपको डीआरआई तो खरीदना पड़ेगा। इशूड 1 लाख 9% डिबेंचर विद 50 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% 30 जून 2022, रिडीमेबल ऑन 31 मार्च 2024। द इश्यूज फुली सब्सक्राइब। DRI investment is made in fixed deposit, earning interest at 10% per annum. Tax और direct source by the bank at 10%. तो इश्यू डिबेंचर में किए थे, जब हम लोग टैक्स काटते हैं तो टैक्स डिडक्टेड सोर्स क्रेडिट होता है। यहाँ रिवर्स है, हमने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है, वहां से इंटरेस्ट मिलना है, राइट, उसके ऊपर वो कंपनी टैक्स काट रहा है तो वो डेबिट होगा, वो हमारे लिए डेबिट होगा। बैंक अकाउंट डेबिट, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अकाउंट डेबिट, या उसको टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स भी बोल सकते हैं, डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। क्योंकि अगर हम किसी से काट रहे हैं मतलब लायबिलिटी वो सरकार को देना है, एंड कोई अगर हमसे काट रहा है मतलब हमको इनकम मिलनी है, कोई हमारे बिहाफ में काट के सरकार को दे रहे हैं, तो हमारे लिए वो एक तरह से एडवांस टैक्स है, तो एक तरह से हमारे लिए डेबिट होगा क्योंकि एसेट है। बाद में एट द एंड ऑफ द ईयर वो टैक्स पेबल से एडजस्ट हो जाता है, तो डेबिट होता है। क्लियर। जर्नल एंट्रीज क्या मांगा है, इश्यू एंड रिडेम्पशन डिबेंचर अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। साफ बोल दिया है, इश्यू का इंटरेस्ट करना है, रिडेम्पशन का इंटरेस्ट करना है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट करना है। मतलब क्या है, डिबेंचर इंटरेस्ट के इंटरेस्ट नहीं करनी है, वो आप स्किप कर सकते हो। क्लियर। सो वी शुड स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। कॉपी कर लो पहले आप इसको या स्क्रीनशॉट ले लो। सो सबसे पहले आपका 30 जून को जो डिबेंचर्स इशू हो रहा है उसकी एंट्रेंस अपने से करते हैं। आप चाहो तो पॉज करके भी कर सकते हो, बाद में चेकिंग कर लेना, दैट विल ऑल्सो डू। 30 जून 2022 को आप जो डिबेंचर्स इशू कर रहे हो उसकी इंटरेस्ट भी मांगा है अपने से। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 1 लाख डिबेंचर 50 रुपये ईच का है तो 50 लाख, उसके ऊपर 10% डिस्काउंट अपने को कितना मिलेगा, 45 लैक्स मिलेगा अपने को। 50 लाख के ऊपर 10% डिस्काउंट तो 45 लैक्स। नरेशंस आर मस्ट देना होगा आपको। बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹50 ईच received on 1 lakh debentures। उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 45 lakhs। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 5 लाख टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट 50 लैक्स। ये ध्यान में रखना है, ये जो डिस्काउंट इश्यू डिबेंचर होता है इसको अपने को एट द एंड दे राइट ऑफ कर देना होगा
स्टेटमेंट ऑफ पीएल से। सिक्योर्ड स्ट्रीम होता है तो उससे राइट ऑफ करते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस याद है बताए थे, नहीं है, अभी हम लोग स्टेटमेंट ऑफ पीएल से करेंगे बिकॉज इस समय हमारे पास सिक्योर्ड प्रीमियम नहीं था। तो 30 जून की एंट्रीज हो गई, रिडेम्पशन तो यह 24 में होना है। अब पहले 31 मार्च 23 की एंट्रीज करनी होगी अपने को। 31 मार्च 23 को मैंने क्या कौन सी एंट्री बोली आपको डिस्काउंट को राइट ऑफ करने की? स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर्स कितना होगा? 5 लाख। अब अपने को इन्वेस्टमेंट्स जो करना है, नॉर्मली तो डेट नहीं दिया, हम 30 अप्रैल को करते हैं, बट यहाँ पे साफ मेंशन कर दिया है कि DRI वॉज मेड, आपने क्वेश्चन देखा होगा, दैट DRI वॉज मेड इन फिक्स डिपॉजिट अर्निंग इंटरेस्ट ऑन 1 अप्रैल 2023 में 1 अप्रैल को ही कर दिया है। तो अब हमारी नेक्स्ट एंट्री 1 अप्रैल 23, हमारा इन्वेस्टमेंट्स का अमाउंट 50 लाख का है, तो 50 लाख का 15%। तो हम DRI अपने खरीदे, वो क्या है? फिक्स डिपॉजिट है। कितना परसेंट वाला फिक्स डिपॉजिट है? वो 10% वाला फिक्स डिपॉजिट है, राइट। तो आप वो ब्रैकेट में मेंशन कर दोगे नरेशन में, कहने का मतलब DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 50 लाख का 15%, दैट इज 7,50,000। दिस 1 अप्रैल 23 को आपने इन्वेस्टमेंट्स खरीद लिया। अब आपका रिडेम्पशन का डेट क्या बताया था? रिडेम्पशन आप कब कर रहे हैं? 31 मार्च 24 को रिडेम्पशन कर रहे हैं आप। तो अब 31 मार्च 24 को आप ये इन्वेस्टमेंट्स जो था बैंक वाला FD को इनकैश करोगे, साथ में इंटरेस्ट भी मिलेगा, उसके ऊपर TDS भी कटेगा। तो वो एंट्री थोड़ी ध्यान से, बैंक अकाउंट डेबिट, TDS अकाउंट डेबिट, टू DRI टू इंटरेस्ट ऑन DRI। अभी टू DRI कितना होगा? DRI में तो ऑब्वियसली 7,50,000 होना है। इसके बाद उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट, बिकॉज FD का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, वो इसमें आ गया। अब इसके ऊपर TDS कटेगा 10%, दैट इज 7,500, एंड जो बचेगा आप उसको कैलकुलेशन करके बैंक में डाल दो। उसको आप 8,17,500 या बैंक में डाल दो। ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट्स को सेल करने का एंट्री। गॉट इट। इसके बाद 31 मार्च 24 को अपने इन्वेस्टमेंट्स को सेल कर दिया। अब आपका डिबेंचर्स का ड्यू फॉर रिडेम्पशन का एंट्री 9% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, ऑब्वियसली आपका 50 लाख। रिडेम्पशन तो आपका एट पार होना है, प्रीमियम था नहीं, वो चेक कर लेना चाहिए हमेशा। टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 50 लाख, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, उनको पेमेंट करने का एंट्री 50 लाख। गॉट इट। सो ये है एक तरह से अपना कंप्लीट सम्स कैसे होता है जब लमसम रिडेम्पशन, दिस इज कॉल्ड लमसम रिडेम्पशन, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अय्यर भाई आ गए हमारे, अय्यर लिमिटेड। अभी देखो आप इस अय्यर भाई वाले सम्स में क्या है,
ये अनलिस्टेड एनबीएफसी है, बराबर है, एनबीएफसी है, अनलिस्टेड है, बिकॉज अपने को ना हर सम्स का ये देखना बहुत जरूरी है। एक तो नाम, जैसे कोई बैंक है, आपको याद है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो वैसे ही ये तो बैंक नहीं बट अनलिस्टेड एनबीएफसी है। इसका मतलब ही है, आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाना चाहिए, ये झमेला लेस सम है। कैसे? डीआरआर भी नहीं बनेगा, डीआरआई भी नहीं बनेगा, दोनों ही नहीं बनेगा, तो बस फिर तो बचा ही नहीं ना सम्स में कुछ। आउटस्टैंडिंग 10,000 7% डिबेंचर्स है, 100 रुपीज ईच का, एज ऑन 31 मार्च 20 रिडीमेबल एज फॉलोज। इस डेट पे रिडेम्पशन होना है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के इंटरेस्ट पास करना है, इग्नोर इंटरेस्ट। आपको नीचे नोट में लिखना जरूर होता है, अनलिस्टेड एनबीएफसी इज नॉट रिक्वायर्ड टू क्रिएट डीआरआर और इन्वेस्ट इन डीआरआई, पहली बात। दूसरी बात, अब क्या करना है, जिस डेट में है उस डेट में ड्यू फॉर रिडेम्पशन की एंट्री पास करनी है एंड रिडेम्पशन की एंट्री पास, मतलब पेमेंट की एंट्री पास करनी है हर बार। डिबेंचर्स डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक अमाउंट के साथ, क्योंकि डीआरआर क्रिएट करना नहीं है तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने का एंट्री भी नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट्स ना खरीदना है ना बेचना है, दैट्स इट। अगर खरीदना होता, डीआरआर बनाना होता, तब एंट्रीज पास होती, तब डीआरआर टू जनरल रिजर्व की एंट्रीज भी पास होती। आई होप दिस पोर्शन इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो आई होप दोस्तों, रिडेम्पशन और डिबेंचर्स का जो एक हुआ था वो आपका एकदम छूमंतर एकदम गायब हो गया होगा, राइट। प्रिपरेशंस अच्छे से करते रहो, कड़ी मेहनत के साथ करते रहो। आपको कुछ और चाहिए तो हमें ज़रूर से बताना, हम आपको उसका वीडियो ज़रूर से लेके आएंगे। रेस्ट अगर कोई डाउट्स भी हो तो भी आप मुझे भेज सकते हो। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू, आई विल बी हैप्पी टू सॉल्व योर डाउट्स पर्सनली, राइट। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट प्रिपरेशन, great results and a great careers ahead. Keep loving, keep supporting and keep motivating me as well. Thank you so much.